नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबावेणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑथर एंड राइटर अश्विनी कुमार चुरुंगू सर। जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी बड़ा नाम है सर का। आज जो मुद्दा है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की कि वो आके जवाब दें जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मैं दुर्व्यवहार ऑफिशियल कैपेसिटी में कह रही हूँ, नॉट पर्सनल कैपेसिटी में। बिकॉज़ जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट की पोजीशन को डाउन करने की कोशिश की, दैट वाज़ स्टेपिंग बियॉन्ड टू मच। ये बोलते हैं ना लक्ष्मण रेखा, रेड लाइन्स क्रॉस करना, कुछ वैसा किया। आज द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार आकर मुँह तोड़ जवाब देते हुए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एंड आई थिंक आई वुड पास द प्लेटफ़ॉर्म टू अश्विनी सर। सर, ये दिस द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट हो गया, वर्सेस द जुडिशरी हो गया है। ओवर टू यू सर। नमस्कार आप सबको, आपको भी, आपके श्रोताओं को भी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो आज ये हुआ है सारा, मतलब कल से ही हम देख रहे हैं, ये बेसिकली सडन नहीं है। ये पिछले लगभग लगभग 2 सालों का जो सारा कुछ हुआ, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया थी, ये उसकी परिणति में होना ही था। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल ये विषय संसद में भी उठा था और इस पर संसद में एक राय बनी थी उस समय कि इस इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के साथ बातचीत की जाए। स्वयं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं धनखड़ जी, उन्होंने इस पर कई प्रश्न खड़े किए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने मर्यादा से बाहर आकर के कुछ ऐसे हस्तक्षेप कर रहा है, पर्टिकुलरली संसद के पावर्स जो हैं वहाँ, या उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव के पावर्स है वहाँ जा रहा है। इस पर उन्होंने कई बातें की थी। तो बाद में हमने देखा कि कुछ एक ऐसी बातें हुई जिनको लेकर के वास्तव में संवैधानिक चिंताएं बढ़ने लगी। एक प्रकार से समझिए एक संवैधानिक संकट सा एक तरह से खड़ा हो गया। सो फार एज द पावर्स ऑफ द थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर कंसर्न्ड, एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उनके 2 जजेस के बेंचेस ने ये फैसला किया कि जो मामला किसी असेंबली का होगा, इवन कॉन्स्टिट्यूंटली, उसका मतलब ये होता है कि संसद में भी अगर कोई पास हो जाए और वो गवर्नर के पास जाए या राष्ट्रपति के पास जाए, तो 3 महीने में अगर उस पर वो कोई फैसला देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं सो द इशू बिफोर देम, लेजिस्लेशन हो, प्रस्ताव हो या इस तरह का कोई इशू हो, दैट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड एंड अप्रूव्ड बाय द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस समय भी ये विषय जो था इस पर काफी प्रतिक्रिया आ गई थी, लेकिन अब इसी इशू पर जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए ये जो जजमेंट आई है, उन्होंने 14 प्रश्न खड़े किए हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। और एक प्रकार से उन्होंने जो धारा 143 है उसके तहत, संविधान की धारा 143 के तहत ये जो है ये प्रश्न खड़े किए हैं और उनसे पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे इन 16 प्रश्नों के बारे में राय दे दीजिए। बेसिकली ये जो प्रश्न है वो उन्होंने खड़े किए हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक दृष्टि से ये पूछ रही है कि आप बताइए संविधान इन प्रश्नों के बारे में क्या कह रहा है और आपकी क्या राय है। इनफैक्ट उन सारे प्रश्नों का जो सार है, बेसिकली वो सारे बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन उनका जो सार है वो क्या है, सार उनमें यह है, जैसे उन्होंने उसमें धारा 131 की बात की है, धारा 142 की बात की है, जिसमें विवेक का, सेंस ऑफ डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके, विवेक का इस्तेमाल करके डिसीजन देना, और 143 का उन्होंने उसमें उदाहरण दिया है। उसके बाद में उन्होंने 240, 242, 243 इस पर भी बात की है। और ये जो सारे उन्होंने, इवन 361 दे हैव रेफर्ड, इसमें जो ये सारी धाराएं हैं जिनका उन्होंने वहां पर उल्लेख किया है राष्ट्रपति जी ने, उसमें सीधी सी बात उनसे पूछी गई है कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए, यानी राष्ट्रपति को बताए
कि जो संविधान में पावर्स राष्ट्रपति के हैं और गवर्नर्स के हैं, क्या जो वहां पावर्स हैं उसके अलावा आर्टिकल 142 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करके क्या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले सकती है, particularly in reference to the powers of the president of India and the governor of the states। ये बड़ा एक दिखने में बड़ा सादा सा सवाल है, लेकिन ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। फंडामेंटल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जो उन्होंने कहा और किया है वो संविधान में कहीं पर भी बताया नहीं गया है। उन्होंने संविधान की एक प्रकार से व्याख्या की है और वहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि आप ये बताइए कि जो आप ये व्याख्या कर रहे हैं, क्या उसके लिए जो 2 जजेस का एक बेंच आपने बनाया है, क्या वो काफी है? क्योंकि जो आपने कहा है वो बेसिकली जो हमारा संविधान है उसकी मूल भावना नंबर 1 और जो उसका संवैधानिक क्षेत्र है नंबर 2 एंड नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट के जो राइट्स हैं और जो प्रेसिडेंट के राइट्स हैं और गवर्नर के राइट्स हैं, उन पर वो बात करता है। ये जजमेंट जो है वो उन पर बात करता है। क्या 2 जजेस की जो बेंच है वो इसके लिए निर्णय लेने के लिए काफी है, या उसके लिए मिनिमम 5 जजेस की जो संवैधानिक बेंच है वो तैयार करनी चाहिए और उसने इस पर विचार करना चाहिए। और उन्होंने और एक बात की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो संविधान के अंतर्गत एक गवर्नर को अधिकार है, उसमें ये कहां पर है संविधान के अंदर कि अगर उनके पास कोई चीज जाती है और उन्होंने उस पर अपना विवेक इस्तेमाल करके उस पर कोई फैसला लेना है, कि वहां पर ना तो टाइम दिया है ना ऑप्शंस दी हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है आप ये बताइए कि गवर्नर के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जब उनके पास वहां की सरकार और वहां का जो असेंबली है वो कोई चीज पास करके उनके पास भेजती है, आप ये बताइए उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यानी कुल मिलाकर के जो इन सारे 14 प्रश्नों में संवैधानिक प्रश्न खड़े किए गए हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है क्या वो स्वयं में संवैधानिक है, ये प्रश्न है मेन उसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है क्या वो संवैधानिक है। और दूसरी बात, ये जो विवेक का प्रयोग करके फैसला लेना है, चाहे फिर वो संवैधानिक दृष्टि से संविधान की मूल भावना या संविधान की जो कही हुई जो रिटन और बताई हुई जो वहां पर उसकी परिधि है, क्या वो उसमें आता है? अगर नहीं आता है तो यही विवेक पूर्ण फैसला राष्ट्रपति भी कर सकता है और गवर्नर भी कर सकता है। वहां आपने टाइम कैसे लगाया है, वहां आपने टाइम की बात कैसे की है? अगर विवेक का प्रयोग करना है तो राष्ट्रपति कितना समय उस विवेक को इस्तेमाल करने के लिए लगाएगा, इसी प्रकार से गवर्नर कितना समय लगाएगा, इसके लिए ये जो समय की बात आपने की है वो किस आधार पर आपने की है। यानी कुल मिलाकर के आम भाषा में अगर इसको बताया जाए तो ये एक खुले रूप से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, ये मामला बन गया है जो संविधान में तीनों अंगों के, डेमोक्रेसी में जो स्टेट के 3 अंग हैं, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा संसद, तीसरा मतलब लेजिस्लेचर, तीसरा जुडिशरी, इन तीनों के अधिकारों के बारे में अब ये बात उठी है। ये कोई मामूली विषय नहीं है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति जी ने ऐसा करके, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कन्फ्रंट्रेशन शुरू कर दी है। कन्फ्रंट्रेशन मैं सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं मानूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कन्फ्रंट्रेशन की है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जहां पर कन्फ्रंट्रेशन अल्टीमेटली सामने आ गया है। और जो ये कन्फ्रंट्रेशन है बिटवीन वेरियस पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द स्टेट, ये हमारे संविधान में जो मूल भावना है उसकी और जो संविधान में व्यक्त किए हुए विचार हैं और जो वहां पर कानूनी प्रावधान हैं, ये उनके विपरीत है ये सारी सिचुएशन। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसका संज्ञान लेने के लिए क्या करना होगा,
मिनिमम इस बात के लिए संविधान की एक खंडपीठ बनानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना पड़ेगा, जिसने राष्ट्रपति जी के द्वारा जो ये सवाल खड़े हुए किए हैं इस पे विचार विमर्श करना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां पर बाज़ाबिता हियरिंग लगे, हो सकता है कि वहां पर बाज़ाबिता आर्गुमेंटेशन हो, और राष्ट्रपति जी की तरफ से यानी सरकार की तरफ से। फिर उसके अलावा शायद ये भी हो सकता है कि कल संसद की तरफ से भी जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं संसद के, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो, उनकी तरफ से, और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहां पर अलग अलग प्रकार के जो विचार हैं वो सामने आने चाहिए। और कुल मिलाकर के हम मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इस ऑर्डर में ये भी बात है कि जब अभी गवर्नर ये फैसला उसने लिया ही नहीं है कि क्या किया जाए, क्या उसी समय सरकार जो वहां पर लेजिस्लेचर है उसने फैसला कोई लिया है, असेंबली ने कोई फैसला लिया है, क्या उस पर वो कार्य कर सकती है, ये प्रश्न भी उन्होंने उठाया है। कुल मिलाकर के ये जो सारे प्रश्न राष्ट्रपति जी ने उठाए हैं, मुझे लगता है ये संविधान सम्मत ये सारे उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने स्वयं ये एक प्रकार से ये बबूल का पेड़ बोया है उसका उन्होंने स्वयं ही अब निराकरण करना होगा कि जो उन्होंने किया है उसका उन्होंने जवाब देना होगा। बाय एंड लार्ज पीपल आर नॉट फीलिंग हैप्पी विद व्हाट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डन। पिछले हम देख रहे हैं लगभग 2-3 महीनों से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ गए हैं, उसके कारण जो सारे देश में, सारे राष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक मान्यता निर्माण हुई है, एक परसेप्शन निर्माण हुआ है या एक धारणा निर्माण हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा डिफिकल्ट सा मामला बन गया है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ ऐसे फैसले पिछले इन दिनों में किए हैं, पर्टिकुलरली वो रोहिंग्याओं के मामले में, फिर वक्फ बोर्ड के मामले में। आज से तो वक्फ बोर्ड पर भी आज 15 तारीख है, 15 मई, जो अब नई उसके लिए पीठ बनी है 2 जजेस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस हैं जो नए जस्टिस गवाई, और दूसरे भी एक हैं शायद जस्टिस कृष्णा हैं, वो भी हैं। तो उन्होंने भी आज उसकी सुनवाई करनी है, वक्फ बोर्ड के जो वहां मामला पड़ा हुआ है उसकी भी सुनवाई उन्होंने करनी है। यानी कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को शिकंजे में कस दिया है। और इतना ही नहीं, जो रोहिंग्याओं को लेकर के डिपोर्टेशन वाला मामला है जिसमें सरकार ने कुछ एक इशू उठाए थे, बड़े इंपॉर्टेंट इशू उठाए थे और डिपोर्टेशन के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं पर रोक लगाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को लेकर के जो पाकिस्तान के लोग भारत में हैं और जो उन्होंने यहाँ पर शादियां की हैं और या जहाँ के लोगों ने पाकिस्तान में शादियां की, उसके लेकर के जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनके यहाँ पर वीजा कैंसिल हुए हैं। जो शॉर्ट टर्म वीजा थे, लॉन्ग टर्म वीजा थे, उन सबको कैंसिल करके उनको जो वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ाई है, उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप किया है। तो कुल मिलाकर के पिछले 2 महीने में इन पर्टिकुलर, वैसे तो देखा जाए तो ये पिछले 20 साल का मामला है, लेकिन इन पर्टिकुलर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कई मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक इश्यूज को एकदम जिसे कहते हैं आनन फानन में उन पर आर्ग्यूमेंटेशन और पर हियरिंग की कोशिश की है। तो उन सब विषयों को लेकर के सारे देश में, सारे राष्ट्र में, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, लोअर जुडिशरी के बारे में भी एक ऐसी धारणा पैदा हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सारा जितना भी जुडिशरी का सिस्टम है वहां पर अब रिफॉर्म्स जो हैं वो शुरू होने चाहिए। एक और बात भी यहां पर पैदा हुई है, आपको याद होगा आज से 10 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने संसद में जो सर्वसम्मति से प्राप्त पारित प्रस्ताव था, वहां पर एक बिल सर्वसम्मति से अपॉइंटमेंट्स को लेकर के जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बना था उसको लेकर के जो उन्होंने उस वक्त उसकी सुनवाई की थी और उसको निरस्त किया था, फिर बाद में सरकार ने उसको रिवर्स नहीं किया, शायद मुझे लगता है उसकी भी बारी आने वाली है। कुल मिलाकर के ये लगभग 8 से लेकर के 10 प्रकार के प्रश्न जो हैं
सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आ खड़े हुए हैं और राष्ट्रपति जी का इसमें कूद पड़ना, एक प्रकार से राष्ट्रपति जी का अब उसमें इंटरेस्ट लेना, और उन्होंने जिस प्रकार से अब ये उनको ये चिट्ठी भेजी हुई है, ये मामला बड़ा संगीन हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में मैं कहूंगा, पहला तो ये था कि इसमें एक कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की नजरों में शिकंजे में फंसी थी, उसके पहले संसद की निगाहों के शिकंजे में वो फंसी थी। अब तो राष्ट्रपति के भी जो अधिकार हैं, जो नजरें हैं, और जो उनके जिसे कहते हैं विवेक जो उनका है, उनके नजरों की शिकंजे में भी अब सुप्रीम कोर्ट फंस गया है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लेकर के इस सब का अपने लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब सवाल विषयों का कम है जो उनके पास विचाराधीन है, अब मामला इस बात को लेकर के है कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी ने ये 14 प्रश्न उनके पास भेजे हैं, यानी राष्ट्रपति जी ने साफ तौर पर जो आम लोगों की भाषा है उसमें कहेंगे, शी हैज रिजेक्टेड फंडामेंटली द ओपिनियन ऑफ एंड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो आम लोगों की भाषा है उसमें इसको ऐसे कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, कहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, जजमेंट दी है, एक प्रकार से राष्ट्रपति जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और उनको ये कहा है मुझे पहले आप इन 14 सवालों का जवाब दे दीजिए। बड़ी ही एक विकट परिस्थिति है ये, एक प्रकार से आप मानिए एक संवैधानिक संकट भी है, उसको आप वो भी एक प्रकार से खड़े हो गए। अब तो एक और प्रश्न भी इसके पीछे खड़ा हो जाएगा कि जो संविधान में बताया नहीं गया है और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स कभी कभी अपने विवेक का प्रयोग करके आर्टिकल 140 के अंदर जो वो अपनी राय देते हैं, नंबर 1, जो वो अपना फैसला देते हैं, नंबर 2, या जो वो उस विवेक के आधार पर एक्शन करते हैं, उन तीनों पर अब ये प्रश्न खड़े हो गए हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मामला इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, मामला सचमुच में गंभीर बन गया है। और यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, देखिए जो ये पाकिस्तान वाला मामला है जिसमें उन्होंने कुछ एक लोगों को जिनके वीजा रद्द हुए थे वहां पर टांग अड़ा करके उनको ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी डिपोर्टेशन रोकी जाए। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये उदाहरण बन सकता है। मैंने पिछली बार भी जब आपके साथ बात की थी तो उस समय हमने कहा था कोई 5 लाख के करीब इस प्रकार से लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, और अगर हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनके डिपोर्टेशन के बारे में रोकने का 1-2 केसेस में जो उन्होंने जजमेंट बताई है उसको लेकर के और भी कई खुलासे हुए हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि उन लोगों में से कई लोग यहाँ पर सरकारी नौकर बने हुए हैं, उनके यहाँ पर पाकिस्तान के नागरिकों के आधार कार्ड बने हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर कार्ड बने हुए हैं। इतना ही नहीं, कमाल की बात यह है वो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, नंबर 1, वो यहाँ पर कई इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट हैं, बने हुए हैं, अपॉइंटमेंट उनकी बात आपको। नॉट ओनली दिस, ये बड़ी एक सिक्योरिटी की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से कोई मामूली बात नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि ये एक बड़ा संगीन विषय है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय इमीडिएटली बतानी चाहिए। वैसे भी मैं आपको अभी जो समय है उसमें एक लेटेस्ट न्यूज है कि अभी जो आई है त्राल पुलवामा कश्मीर से आई हुई है, 3 आतंकवादियों को अभी कोई 1-2 घंटे पहले वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें न्यूट्रलाइज किया है, एलिमिनेट किया है, और उनमें से एक आतंकवादी जो कश्मीर का ही रहने वाला है, कश्मीरी मुस्लिम है, अबू शेख है शायद उसका नाम, हिजबुल मुजाहिदीन से उसका संबंध है, जो पहलगाम में जो सारा कुछ हुआ हत्याकांड उसमें वो शामिल था, उसकी भी उन्होंने वहां पर उसको भी मौत का घाट उतार दिया है और उसको भी न्यूट्रलाइज किया है। ये दिस इज द लेटेस्ट कमिंग फ्रॉम कश्मीर। जी सर बेसिकली ये जितने भी 14 क्वेश्चंस हैं उनको 5 पार्ट्स में, जैसा आप और मैं ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे थे, तो 5 पार्ट्स में डिसाइड किया जा सकता है। पर इसमें जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, जो जिसपे मैं ये बोलूंगी कि एक तरीके से चक्रव्यूह बोल दीजिए या एक काउंटर टू सुप्रीम कोर्ट बोल दीजिए, चेकमेट बोल दीजिए, आप जो भी टर्म्स यूज करना चाहें,
वो है कि क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के डिसीजन जस्टिफाइबल है। जस्टिसबल है क्या, लेटर में उठाया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी जुडिशियल रिव्यू का इशू जो है उसमें बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। देखिए, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्टिकल 140 में जो पावर्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि वो अपने विवेक का प्रयोग करके जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकता है और फैसला ले सकता है, क्या वही विवेक का इस्तेमाल जो है राष्ट्रपति और गवर्नर अपने लेवल पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नंबर वन। नंबर टू, क्या जो फैसला प्रेसिडेंट ने लेना है या गवर्नर ने लेना है, क्या उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसा कोई फैसला ले सकती है जिसको हम कह सकते हैं वेदर देयर डिसीजंस, द डिसीजंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर दे जस्टिसिएबल? क्या ऐसा हो सकता है कि उन पर डिसीजन लिया जाए? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़े हो गए। और नॉट ओनली दिस, अगर सुप्रीम को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेडलाइन टाइम के बारे में नहीं दी है या टाइम के अलावा भी कुछ डेडलाइंस होती हैं जिनके बारे में क्लियरली संविधान में लिखा होता है कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, कैसे करना है, किस तरह से करना है, अगर ये दिए हुए नहीं है, मान लीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो जो हैं डेडलाइंस क्रिएट कर सकती हैं? if there is completely absentia, if the constitution is completely absent on that, whether the supreme court can create those deadlines, ये भी इशू है। और दूसरा कि जो पावर्स को लेकर के हम हर बार देखते हैं कि हमारे यहाँ जो तीन पिलर्स हैं स्टेट के, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तीनों के लिए अलग अलग है। क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इवन द हाई कोर्ट क्या उसके बारे में एक नई व्याख्या ला सकता है? और फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो एक फेडरलिज्म का मुद्दा है, वहां पर सेंटर और स्टेट रिलेशंस में बैलेंस जो रखने की बात है, उस पर क्या करना है? देखा जाए तो जो ये सारे 14 क्वेश्चंस है, हम इनको 4 या 5, मेनली 5 ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो आपने बड़ा अच्छा किया है, जो आपने बार बार ये जो आप ये क्वेश्चंस हैं ये आप स्क्रीन पर ला रही हैं लोगों को, इससे जो आपके श्रोता लोग हैं उनको समझने में, सुनने में और जो मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं उससे रिलेट करने सर में, बेसिकली उससे वो जो उनका 14 संबंध क्वेश्चंस बनाने में जो आसानी होगी। जी सर, जो बेसिकली जो 14 क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू जी ने भेजे हैं वो थोड़ा-सा, अगर मैं हम आम जनता की बात करूँ, क्योंकि हमारी जो लीगल लैंग्वेज है ना बहुत ही जार्गनाइज्ड है, बहुत एकदम ना जबरदस्ती का मुश्किल कर रखा है जो चीज़ को सिंपल लिख सकते हैं, राइट? तो इसीलिए मैंने उनको कैटेगराइज़ किया है। ये 5 कैटेगरीज़ में आते हैं, ये जितने भी 14 क्वेश्चंस पूछे हैं और जो रिसेंट के इश्यूज़ चल रहे हैं बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड द लेजिस्लेचर। नंबर 1 इज़ टाइमलाइन्स फॉर एसेट। 143 पे उठाने के बाद ये जैसी कहानी उठी, तो टाइमलाइन्स फॉर एसेट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। एंड रिमेंबर, ये जानबूझकर मेंशन नहीं है। इसी लूप होल का फायदा उठाते हुए ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी का पोस्टल बिल रिजेक्ट किया था, बिकॉज शी वांटेड टू वो सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स की चिट्ठियां, जो उनके ऑफिशियल चिट्ठियां होती हैं, उनको खोलकर, और पर्सनल भी फॉर दैट मैटर, खोलकर पढ़ना चाहती थी। एंड Yes, उसके लिए वो this बिल happened लेकर in आई थी। 1983. In my opinion, this happened in यस, 1983. 1980s के वही जब ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेसिडेंट थे हम्म, और ये प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसको उन्होंने जी जी। पॉकेट में डाल लिया, मतलब पड़ा रहेगा। तो बिल पास भी नहीं हुआ, फेल भी नहीं हुआ, वो पड़ा रहा, तो दैट वाज ए क्लॉज। अब सोचिए ना, अंबेडकर जी ने छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड किया है, दुनिया की 14 कंट्रीज से बोरो किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बल्की है, सबसे हैवी है, सबसे बड़ा है, मतलब इतनी कंट्रीज से हमने बोरो देख किया, तो वो इतने बड़े दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ जाएंगे। सेकेंड देखिए पॉइंट। गायत्री जी, आपने जी आपने एक बात बीच में की, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये अंग्रेजी की उठापटक में, अंग्रेजी के चक्कर में कई चीजें ये जो बड़ी आसान सी होती है, जैसे आपने रेफर किया, जो बड़ी आसान सी होती है समझना। देखिए, आम आदमी के लिए प्रश्न आज क्या है? आम आदमी के लिए प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट होता कौन है राष्ट्रपति जी को निर्देश देने का? उनके पास क्या अधिकार है? आम इंसान को जो समझने, जिस कैसे वो समझ लेता है, आम इंसान ऐसे समझता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार से राष्ट्रपति को डायरेक्ट करती है या फॉर दैट मैटर इवन गवर्नर को डायरेक्ट करती है। अब उसमें एक चीज यहां
जो लोग दूसरा प्रश्न उसके साथ जोड़कर बताते हैं, वो कहते हैं, जो आम लोगों के बीच में परसेप्शन है वो ये है कि जो राष्ट्रपति जजेस को अपॉइंट करता है, क्या वही अपॉइंटेड लोग जो जो उनको अपॉइंट करता है उसी को निर्देश दे सकते हैं? कैन इट हैपन एंड हैज इट हैपेंड एनीवेयर? क्या ऐसा कहीं पर होता है? ये जो सुप्रीम कोर्ट का, ये जो जुडिशरी का भारत में पिछले 80 साल में कोई रिफॉर्म करने की प्रक्रिया को नष्ट किया गया, उसको एक प्रकार से डिबेस किया गया, उसको होने नहीं दिया। ये हम उसका आज जिसे कहते हैं ना, हमने कांटे बोए थे तो कांटे ही मिले, आज वही ये कांटे सामने उभर करके आ रहे हैं। हमने ये, हमारी जुडिशरी ने, हमारे सिस्टम ने ये जो रिफॉर्म की व्यवस्था थी जो नहीं होने दी, तभी ये आज संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब मुझे नहीं पता बाकी जगहों का, मुझे ठीक प्रकार से पता नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस प्रकार से पत्र लिख करके संवैधानिक संकट का एक प्रकार से जो अभी निर्माण हुआ था उसको एक नया आयाम दे रही है। राष्ट्रपति जी मजबूर हुई हैं कि जो संवैधानिक संकट सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया है, जुडिशरी ने खड़ा किया, अब उसमें एक नया आयाम जोड़ने के लिए, यानी संवैधानिक संकट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जस्ट टू लेट द पीपल नो, डीएमके की गवर्नमेंट तमिलनाडु में बहुत सारे बिल्स ले आई थी जो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए या फिर आम जनता के लिए ठीक नहीं है, तो आर.एन. रवि जी ने उसके ऊपर मंजूरी नहीं दी। रिमेंबर, जब तक गवर्नर मंजूरी नहीं देंगे कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। स्टेट्स के लिए, सेंटर के लिए जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगी तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। ये मुद्दा पहुंचा, डीएमके भी आनन फानन में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको एक टाइमलाइन के बीच में देना पड़ेगा, बल्कि एक टाइमलाइन मेंशन नहीं है। संवैधानिक संकट ये है कि कल को बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इस तरीके का कोई भी बोले हम तो भैया भारत में रहेंगे नहीं, हम तो अब बगल वाला स्टेट अपने में मिला लेंगे क्योंकि हमारे लोग उधर भी फैले हुए हैं। नागाज यहाँ पर भी है, मणिपुर में है, नागाज नागालैंड में भी है, तो हमारा तो एक ही स्टेट है, हम एक दूसरे के, हम वो जमीन अपनी चाहते हैं। इस तरीके के कोई भी उल जलूल, सपोज कोई सरकार आ जाती है और इस तरीके की कोई चीज करती है, गवर्नर का रोल खत्म कर दिया ना आपने। द भारत is a structure with a strong center. इमरजेंसी में किसी की पावर्स नहीं रहती, जो ह्यूमन आपने राइट्स में किसी बातें के कही है ना, फंडामेंटल पावर्स नहीं रहती हैं। उन्होंने जानबूझकर स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया था जिससे कभी भी स्टेट्स एक लिमिट के बाहर ना जाए। स्टेट्स बनाए गए थे कि पॉपुलेशन बड़ा है, देश बड़ा है, आसानी हो, इसीलिए इसको स्पोक एंड व्हील कहा जाता है। मतलब सेंटर में जो जैसे साइकिल होती है, साइकिल का सेंटर में स्ट्रॉन्ग है और यहां से निकले हुए स्टेट्स हैं, तो ये कंट्रोल में रहेंगे हमेशा। न्यूक्लियस है सेंटर, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। मैं और इन देखिए, पांचों जो 14 क्वेश्चंस थे उनके जो 5 पॉइंट्स है सर, वही टाइमलाइंस फॉर एसेंट, जुडिशियल रिव्यू की कितनी पावर्स हैं जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट की विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, आर्टिकल 142 पावर्स, कैन सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन फॉर जस्टिस, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि ये बार बार ओवरस्टेप कर रहे हैं। फेडरलिज्म, डज दिस इफेक्ट सेंटर स्टेट बैलेंस? यस इट डज। ये 5 पॉइंट में अगर हम इश्यूज को देखें तो उन्होंने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। ये पेंडोरास बॉक्स सुप्रीम कोर्ट को अपने लिमिट में आने पे मजबूर करेगा कि आपके दो इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट्स पर हैं। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, सबके लिए ही, पर्टिकुलरली जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त उनके लिए भी। देखिए, जब हम असेंबली कहते हैं या पार्लियामेंट कहते हैं, व्हाट इज बेसिकली पार्लियामेंट? आम तौर पर आम लोगों की नजरों में पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, बट नो, पार्लियामेंट इज नॉट ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा। Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha, and President. President is an important component of Parliament. Parliament के 3 पिलर्स हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। यानी ये एक प्रकार से बैलेंसिंग एक्ट है। अगर एक जगह कोई फैसला होता है फिर उसको दूसरी जगह ले जाते हैं, फिर जब वहां फैसला होता है फिर उसको तीसरी जगह ले जाते हैं। यानी ये एक प्रक्रिया है। किस लिए? क्योंकि हम ये बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, ये एक दूसरे के लिए हम एक प्रकार से एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि जो एक जगह फैसला हुआ है क्या वो सही है, फिर उसको दूसरी जगह ले जाते हैं, दोनों जगह हुआ फिर उसको तीसरी जगह ले जाते हैं जहां पर उसको अप्रूवल मिल जाता है। सेम इज विद असेंबलीज। मोस्टली असेंबलीज में ऐसा होता है कि असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है,
ये एक अलग बात है कि कुछ गवर्नमेंट्स ने अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ में उसको तो रहने दिया है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डिसॉल्व कर दिए, समाप्त कर दिए, लेकिन ऐसा बड़ा कम जगह हुआ है। और तीसरा फिर गवर्नर है, यानी वहां पर भी ये तीन कंपोनेंट्स है। ये एक प्रकार से क्या है, ये बैलेंसिंग एक्ट्स हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसका हमारे संविधान ने अप्रूवल दिया है और बड़ी सोच समझ करके दिया है। अब इतना ही नहीं, अब जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इज फॉर रिव्यू, रिव्यू ऑफ व्हाट, कि जो पास हो जाता है क्या वो संविधान सम्मत है। देखना देखना तो होना ये चाहिए, लेकिन ये शायद पहले से ही प्रक्रिया शायद गलत सिद्ध हुई है। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला नहीं लेना चाहिए कि कोई कानून जब पारित होता है उसको निरस्त कर दें। ये भी सुप्रीम कोर्ट जो करता है, ये भी एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि ये संसद के जो अधिकार है उनमें भी हस्तक्षेप है, उसमें भी हस्तक्षेप है एक प्रकार से देखा जाए। अगर वो अपनी राय देता है और फिर वापस जो है सरकार को और संसद को ये कहता है कि मेरी राय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की राय के अनुसार जो आपने कानून पास किया था उसमें ये त्रुटियां हैं और हमारा ये मानना है, इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करिए। होना तो ये चाहिए था, बट इन वन स्ट्रोक दे लिसन द थिंग, दे मेक आर्ग्यूमेंट्स एंड देन दे रिजेक्ट द बिल, जैसा उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को लेकर के किया, जैसा उन्होंने कई ऐसे केसेस हुए उन्होंने ऐसा किया। मुझे ऐसा लग रहा, और बड़ा शक था हमारा पीछा, आपने भी पीछे वो किया था, कवर किया था, जब वक्फ बिल के पहली ही इनिंग में, पहली ही हियरिंग में वो ये कह रहे थे कि हम यहां पर स्टे ऑर्डर देंगे। इवन मतलब आर्ग्यूमेंटेशन स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने मन बनाया था कि वो इस पर अपना स्टे देंगे। ये तो भला हो वो हमारे तुषार मेहता जी का जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो वहां पर उनके साथ में सारी बैटरी है लॉयर्स की, और सरकार का पक्ष जो उन्होंने वहां पर बड़े जबरदस्त तरीके से, वो सरकार का पक्ष, और उन्होंने वहां पर एक बात बड़ी जबरदस्त की थी, आपको भी याद होगा, आपके श्रोताओं को भी याद होगा। उन्होंने कहा था, मैं चीफ, उन्होंने डायरेक्टली चीफ जस्टिस से कहा था कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए इसके परिणाम क्या होंगे, इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, इसका मतलब क्या होगा जो आप ये करने जा रहे हैं, ये भी आप पहले देख लीजिए। तो इन माय ओपिनियन जो अभी की सिचुएशन डेवलप हुई है, वो कोई, मैं नहीं मानता ये कोई मामूली डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एंड वी विल हैव टू फॉलो दिस डेवलपमेंट, वी विल हैव टू डू मोर स्टडी ऑन इट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए एक और चैप्टर खुल जाए, डिस्कशन, डिबेट, आर्गुमेंटेशन, और इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और मैं मानता हूं ये ऐतिहासिक एक घटना चक्र है, ऐतिहासिक घटना चक्र है। और कभी कभी ईश्वर जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है, इसी माध्यम से शायद जो रास्ता है, जो द्वार हैं जुडिशियल रिफॉर्म के, शायद इसी रास्ते से खुल जाएं। मेरी मेरी यही कामना है, और मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा पॉसिबिलिटी बन रही है धीरे धीरे करके। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले याद रखिएगा कि ये जो अब पेंडोरस बॉक्स खुला है, ये पेंडोरस बॉक्स नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये 14 क्वेश्चंस के जरिए वो जो एक जिन निकल आया था, क्या बोलते हैं, जुडिशियल दीपक में से ओवररीच का, जुडिशियल ओवररीच का, जुडिशियल अवेयरनेस के नाम पर ओवरस्टेपिंग का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर्स, उस जिन्न को वापस वहीं पर डालने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि ये अवेयरनेस के नाम पर जुडिशियल रिफॉर्म, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स देकर ये जिस तरीके से कभी एलजीबीटीयू कम्युनिटी हो गया, कभी ह्यूमन राइट्स ऑफ रोहिंग्याज हो गया, बांग्लादेशीज हो गया, ऐसा लग रहा था कि देश विरोधी अभियान सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट हमारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान की है। कभी ये फीलिंग आ रही थी, स्पेशली पहलगाम के बाद जिस तरीके से एक पीआईएल पहुंची, किस कॉन्फिडेंस के साथ पहुंची वो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई ये तो सुनवाई होगी होगी कि पहलगाम में जो हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आप करेंगे इन्वेस्टिगेशन? जज साहब खुद बंदूक लेकर जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? हाँ, कसाब को
पूरी जिंदगी बिरयानी खिलाई गई है जब तक उसको टांगा नहीं गया। जज साहब करेंगे ये सब काम। There's a limit to what he एंड can do. और इसमें Judiciary, और the इसमें Supreme Court is bound by only two things as per the Constitution. वही Constitution जिसके जो उनके लिए मंदिर है और जो उनके rules define करता है. Only two. Number one, protecting the Constitution, and number two, protecting the fundamental rights of the citizens. And division of center and state relations जहाँ पे ambiguity हो, especially the concurrent list. कुछ एक ऐसे एरियाज है जहां पे एम्बिग्यूटी है, जहां पे कंफ्यूजन है कि भाई किसकी पावर ज्यादा है, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एंड स्टेट हो या फिर इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट के बीच हो या इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो, उसको ओवर ब्रीच कर कर आप एकदम से जिन की तरह बड़े हो गए हैं। बांग्लादेश को भारत की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, पाकिस्तान को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, पर भारतीयों के अंदर वो विश्वास ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे, और एक क्योंकि और सबको बात मैं पता यहाँ हो पर रहा है कि ऐड वो करना क्या है। चाहूंगा, मैं जी एक सर। और बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये जो मैं एक आम आदमी की भाषा बोल रहा हूँ, वो क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। अब उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, क्या वास्तव में इज सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाइड, हैव दे मेरिट टू डू जो हम अभी ये कह रहे हैं, वो व्याख्या कर सकते हैं, वो समीक्षा कर सकते हैं? क्या सचमुच में उनके पास ये मेरिट, ये क्वालिफिकेशन है? अब उस पर भी विचार होना चाहिए। और एक बात, मैं पीछे यहाँ कुछ ही दिन हो गए, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो भारत ने उसको दे हैव पुट इट इन अबेयंस, सरकार ने फैसला किया उसको सस्पेंड करेंगे। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, कई लोग ये सोच रहे हैं भारत में बैठकर कि हम इस इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि भारत ये जो है पानी जो पाकिस्तान को भेज रहा है वो कैसे बंद कर सकता है। अब सुनिए, अब देखिए, वही तो मैंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट भारत का है या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या चाइना and का। they will be fighting this case in the Supreme Court on behalf of Pakistan. Imagine. वाओ। And how Supreme आई एम Court is श्योर going कपिल to allow सिब्बल it. जी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सर, कोई शौक नहीं लगेगा, वो तो नॉर्मल है हमारा, ये सेट देखिए स्टैंडर्ड है। क्या, कपिल सिब्बल होंगे, अभिषेक मनु सिंघवी, दवे, धवन, ये सब वही वही नाम रिपीट होते हैं हर बार इट हर इज बार। इट इज एब्सोल्युटली शेमफुल। और मैं यहाँ पर अंत में एक साधुवाद देना चाहूंगा उन सारे कानूनविदों को, उन सारे वकीलों को और उन सारे लोगों को जिन्होंने राष्ट्रपति जी को राय दी है, जिसके आधार पर उन्होंने ये 14 प्रश्न खड़े किए हैं। करेक्ट। They really deserve kudos and we recognize their efforts and फिर इसमें एक contributions. क्वेश्चन और होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के फेवर के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी होना चाहिए था। दैट वन इज मिसिंग एक्चुअली। इंडस चलिए, वो वाटर ट्रीटी 15वां को कैसे क्वेश्चन हम आके ऐड चैलेंज कर करेंगे। सकते हैं? हु द हेल, ये कौन है? ये मतलब ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको करना है ना, आप जाइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। भारत की जुडिशरी भारत के लोगों के लिए, भारतीयता के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना के लिए नहीं है ये, या मालदीव्स के लिए, श्रीलंका के लिए नहीं है, ये हमारी है, ये हमारा देश है, हमारे पैसे जाते हैं, हमारे टैक्स पैसे के जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारे टैक्स के पैसों से भरा जाता है। तो दिस इज नॉट, तो अगर ये आपको एक बहुत ज्यादा इंटरनेशनल देखिए, बनना है तो प्लीज गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस शुड कभी बी कभी द कभी कभी इन मामलों को लेकर के ना बड़ी नेगेटिविटी डेवलप होती है। लेकिन मैं अपने श्रोताओं से भी जो अभी सुन रहे हैं, अपने आप से भी, आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप इसको गॉड गिवन गिफ्ट मानिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई चीज चाहते नहीं है लेकिन वो हो जाता है, उसमें ईश्वर का एक बड़ा अपना हाथ होता है। मेरा पक्का यकीन है और मैं अंतरात्मा की आवाज से आपको कह रहा हूं कि ये जो सारी प्रक्रिया निर्माण हुई है और ये जो सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं, अल्टीमेटली ये जा रही हैं जुडिशल रिफॉर्म की ओर। जो आज तक नहीं हुआ है वो होने वाला है। आप देखिए, आप धीरे धीरे करके, इट मे टेक अ बिट ऑफ टाइम बट गेट्स आर ओपन नाउ, गेट्स आर ओपन। It's open. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है, प्लीज सपोर्ट करें, डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्वेश्चन रेज करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जाते जाते बस एक क्वेश्चन बोलते हुए जा रही हूँ। इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया था और हमारे 54
डेकोरेटेड सोल्जर्स को वो लेकर नहीं आई थी। इंदिरा गांधी का जो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जरा जाके पूछे कांग्रेस से और राहुल से और उसकी मां से और उसकी बहन से, इंदिरा का एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा। वो ऐसी लेडी थी कि उसने इतना बड़ा नासूर पैदा किया है बांग्लादेश, जो अभी आने वाले 15-20 साल हमारे सर पे नाचेगा। देखते थैंक यू। जाइएगा। और जैसे ही समय कॉन्फिडेंशियल पेपर्स बाहर आएंगे ना, तब समझ में आएगा कि किस तरीके से वो जम्मू एंड कश्मीर देना चाहती थी पाकिस्तान को, बांग्लादेश क्रिएट करने के लिए, बिकॉज बांग्लादेश वॉज इन द प्रोसेस। वो लेबर में था, पाकिस्तान से निकल रहा था, उसको रोक नहीं सकते थे, उनके हाथ में नहीं थी मैडम के। तो प्लानिंग अंदर से ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा दे देते हैं, पाकिस्तान खुश, बांग्लादेश क्रिएट हो गया, ये खुश, हम हो गए। सो प्लीज आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट इजी वंस। जय हिंद। जय